हाँ, मुझे ये बता दो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो हम वहां से स्टार्ट कर देंगे। इट कैन बी कंपनीज एक्ट, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ भी हो सकता है। आपको ये चाहिए नोट्स तो मैं आपको ये भी दे दूंगा, ठीक है, छोटे से नोट्स हैं 140 पेजेस, इसमें आपका पूरा लॉ कवर्ड है, ठीक है, मोटा मोटी इसमें आपका पूरा लॉ कवर्ड है। तो आपके पास जो मेन बुक है, दैट मेन बुक इज आई थिंक 400 पेज के आसपास का, दिस इज ओनली 140 पेजेस, और 140 पेजेस के अंदर इट इज मोर देन सफिशिएंट, कवर करता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो आई एम फाइन विथ एनी चैप्टर स्टार्टिंग विथ। तनिष्का बोलती है कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, वर्षिता बोलती है कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। शौर्य तू ही बता दे यार कहां से स्टार्ट करना है, तेरे को कहां से स्टार्ट करना है, तू बता दे। विल गो विथ मेजोरिटी, इट कैन बी कंपनीज एक्ट, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। शौर्य बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, लोग ज्वाइन करें अभी भी, ठीक है, मैं 2-5 मिनट वेट करता है। विल स्टार्ट एट शार्प 5:23 को हम स्टार्ट करेंगे, तब तक जितने लोग आते हैं आने दो एक बार, उसके बाद फिर हम वेट नहीं करेंगे। सर लिंक अभी मिला है, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 3-4 मिनट, मुझे पता है लिंक कुछ कुछ को अभी मिला है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ 3-4 मिनट, इट्स ओके। तब तक अपने आप नोट्स ओपन कर लो, जो ज्वाइन कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, तब तक वो ओपन कर लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स। स्टार्टिंग विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, 5:23 विल स्टार्ट, लास्ट 30 सेकेंड्स। जो लोग आ गए हैं, जिस भी बैच से आप वो बैच में बाकी लोगों को इन्फॉर्म करो, इसको ज्वाइन करना है, और उसको मीटिंग आईडी सेंड कर दो भाई। जो लोग ज्वाइन हो गए जिस भी बैच से हुए, भिवंडी, मुंब्रा, घाटकोपर, बोरीवली, मुलुंद, जहां से भी आप ज्वाइन, बोरी जहां से भी ज्वाइन हुए आप, सेंड कर दो लिंक उनको, जो आपके बैच वाले हैं उनको ज्वाइन करना है। तो अगर फटक से रिविजन खत्म करते हैं, हम ट्राई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 घंटे के अंदर पूरा लॉ, फुल लॉ रिवाइज, ठीक है। आई थिंक 90% सिलेबस कवर करेंगे अपन, 90%। डन, इट इज 5:23, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितने लोग आ गए थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला था, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से करोगे, इट विल टेक थोड़ा ज्यादा टाइम, मेरे साथ करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से रिकॉल आ जाएंगे, एग्जाम्पल आपको याद आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो। देख ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अपनी मेन बुक के अंदर, दिस इज 151 पेजेस, यहां पे इट इज 60 पेजेस, और उसके अंदर सब कुछ काम का आ गया, ठीक है, सब कुछ काम का आ गया। दैट इज वाई 18 से 20 ईयर्स, ठीक है। आपको ये नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स, अगर आपको चाहिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अपना जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, बिना वेस्ट टाइम करे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। थोड़ा स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा सा 1.5x, बट हम कवर सब कुछ करेंगे, दैट इज गारंटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। द वेरी बेसिक एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है कि भाई मुझे कार बेचना है और मैं उसके बदले तुझे तुझसे पैसा लूंगा, तो बी ए को पैसा देगा और ए बी को कार बेचेगा। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम बोल रहे हैं सर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव द कार, ऑब्लिगेशन है कार देने का, राइट है पैसा लेने का, हैज राइट टू रिसीव द पेमेंट। बाजू में बात करते हैं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर उसको कार लेने का हक है और पैसा देने का ऑब्लिगेशन है। द अबव सिचुएशन टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अनदर विथ कंसिडरेशन। अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो आपको एक डायग्राम याद आ रहा होगा, सर हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था क्लास के अंदर, इनके सामने मुझसे पढ़ा हुआ है तो, कि सर एक तरफ ऑफर होता है, इस ऑफर को आप प्रपोजल भी बोल सकते हो, इसको आप प्रपोजल भी बोल सकते हो, प्लस इसके अंदर एक्सेप्टेंस आता है।
सर ऑफर के अंदर जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो बेसिकली ये बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है सर। प्रॉमिस में अगर हम ऐड कर दें कंसिडरेशन, ठीक है, हर एक एलिमेंट को डीप में डिस्कस करेंगे, अभी मैं एक बार आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। प्रॉमिस में अगर हम ऐड कर दें कंसिडरेशन तो हमारे पास बन के आ जाएगा अग्रीमेंट। सर यही वाला अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अग्रीमेंट यही वाला अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब मैंने किसी का नहीं सिखाया, ठीक है, अभी मैं सब ओवरव्यू दे रहा हूं सिर्फ आपको, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो हम इसको बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ ऑफर प्रपोजल। सर ए बी को बोलता है विल यू बाय माय रेड कार, एक ऑफर हुआ, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, जिसके लिए बी बोलता है हां, तो ये एक्सेप्टेंस हुआ। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा हम उसको बोलेंगे प्रॉमिस। अब सर ए बी को कार देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, तो दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं, लेट्स कीप द अमाउंट एज 10 लाख रुपीस, उस 10 लाख को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस को कंसिडरेशन मिल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली अग्रीमेंट। ओके सर, अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज सर हमको यही नहीं पता कि एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, हमें यही नहीं पता, तो हम डिस्कस करते हैं उसको सिंपल भाषा के अंदर, कैन अप्रोच कोर्ट। अगर उस चीज के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट की सहायता ले सकते हो, उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने क्लास में एग्जांपल लिया, हम वही एग्जांपल रिपीट करते हैं। अगर ए बी को बोलता है कि तू सी को मार डाल, मैं तुझे पैसा दूंगा, बी सी को मार डालता है, बाद में बी ए से पैसा मांगता है, ए मना कर देता है, बी कुछ नहीं कर सकता, बी थोड़ी कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मुझे ए ने पैसा नहीं दिया सी को मर्डर करने के लिए, नहीं, ये अग्रीमेंट है पर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज आप कोर्ट में जाके ए को सू नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो करा है दैट इज बेसिकली इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल ऑफेंस, उसके लिए आप कोर्ट का शेल्टर नहीं ले सकते। तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट हैज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, वेरी सिंपल। वापस यहां पे आते हैं, एंड नाउ दिस शुड बी इजी, जहां पे लिखा हुआ है नाउ इट शुड बी इजी। द अबव सिचुएशन टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर। अभी अभी पढ़ा सर अपन ने, ये रहा देख, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, अभी अभी हमने पढ़ा था। आगे बात करते हैं, विथ कंसिडरेशन forming the foundation of any contract, therefore such an offer and its acceptance gives rise to right and obligation against each other। फिर नीचे अभी हमने पढ़ लिया सर ये वाला पॉइंट, which is an agreement in order to be a contract must satisfy the conditions specified under section 10। मैं अगर बोलूं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो आई वुड से इट टू बी सेक्शन नंबर 10। सर क्या है सेक्शन नंबर 10? Essentials of a valid contract, essentials of a valid contract is what is section number 10। ये रहे उसके कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पे। सब मेड बाय फ्री कंसेंट, आई गेस हमको पता है कंसेंट का मतलब, सर कंसेंट का मतलब होता है फ्री माइंड से, ठीक है, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप सोच रहे हो। अब बुक में लैंग्वेज यूज करा हुआ है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड आइडम, उसको हम बोलते हैं कंसेंट। और ये कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वेरी सिंपल। बाद में बात करते हैं बिटवीन पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए हम आगे जाके अलग से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। हम आपको अगर ओवरव्यू दें तो मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि सर पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको मेजर होना पड़ेगा, आपको साउंड माइंड होना पड़ेगा, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना पड़ेगा। अगर आप ये सेटिस्फाई करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। बाजू में आते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं आपको दोनों का एग्जांपल देता हूं, आपको रिकॉल होना चाहिए। सर अगर ए बी को बोलता है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो मुझे गांजा बेच, इसके अंदर जो गांजा है ना, विच इज ड्रग्स ऑब्वियसली, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, क्योंकि मेरे यहां से आपको 1 लाख जा रहा है, आपके यहां से मुझे गांजा मिल रहा है, तो ये जो गांजा आ रहा है ना दैट इज इलीगल, अनलॉफुल कंसिडरेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी ए बी को बोलता है कि तू सी का मर्डर कर दे, मैं तुझे पैसा दूंगा। नाउ सी का मर्डर करना इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, तो एक में ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, एक में कंसिडरेशन अनलॉफुल है। आपको दोनों को बाइफरकेट करते आना चाहिए, ऑल तो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बट ठीक है हमको पता होना चाहिए कि सब दोनों अलग अलग चीजें हैं। नीचे वाला पॉइंट तो अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक बाद में अलग से आएगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। नीचे
Since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contains requirements of an agreement to be enforceable. Easy वाले points मैं बोल सकता हूँ सर, दो पार्टी होगी कम से कम, ऑब्वियसली जैसे हम सोगा में भी पढ़ते हैं सर, एक बायर होगा तो एक सेलर होगा, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए. कोई खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? सेकंड की बात करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आई वुड से पहला केस लॉ यहीं पे आता है. सर किसी को गलती से केस लॉ का नाम याद आ रहा हो तो मैं बोल देता हूं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस वन इज एग्जाम का क्वेश्चन. सर क्या बोलता है ये बोलता है सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, ये आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते. बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं. आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, हम आपको कार दिलाएंगे. सपोज वो आपको कार नहीं दिलाते, आप उनको कोर्ट में नहीं लेके जा ही नहीं सकते, लेके जाना हो तो भी नहीं जा सकते. सर क्यों? इट इज सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट. सर मुझे किसी ने शादी में बुलाया, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, पर मैं शादी में नहीं गया, सामने वाला मुझे सू नहीं कर सकता. रीजन अगेन सेम कि सर ये सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट है. एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, शादी के जैसा ही एग्जांपल, बर्थडे पार्टी. जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो बर्थडे पार्टी का आया था. आई थिंक दिसंबर 23 में आया था. हम क्वेश्चन भी देखेंगे उसका कि सर हमने सबको बर्थडे पार्टी में बुलाया, सबने हाँ बोला पर फिर कोई आया नहीं. तो जो नहीं आया उसको हम सू नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सोशल इन्विटेशन, सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. सर रीजन क्या उसका? आपका इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, और क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सर. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, आपका पहला केस लॉ इज डन ऑलरेडी, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. मियां बीवी का केस लॉ है, आई गेस याद आ गया होगा अब तक. ठीक है, नॉट एनफोर्सिएबल, सुपर इजी. एंड सेकंड को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा. ठीक है, सेकंड को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा. नीचे की बात करते हैं, नहीं काम का पढ़ लेते हैं फिर भी. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट. एग्जांपल लेते हैं, बुक के अंदर 2-3 एग्जांपल दे रखे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सर आपने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उसमें एक फॉर्मेलिटी है कि आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी. अब जब तक आप रजिस्ट्री करवाओगे नहीं, उस प्रॉपर्टी को आपका नहीं माना जाएगा. तो एक अलग से लीगल फॉर्मेलिटी हो गई इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज सेल के अंदर, विच इज रजिस्ट्री. तो अगर ऐसी कोई फॉर्मेलिटी है तो आपको निभानी पड़ेगी, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सेक्शन नंबर 10 व्हिच बेसिकली सेज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नीचे बात करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन 1 मार्क का आ चुका है ऑलरेडी. मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में वापस कि सर कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. तो हम नीचे वाले की बात करें, अगेन एग्जाम में आ चुका है, मल्टीपल बार आ चुका है, पर 1 मार्क का ही आता है. ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आपको याद आना चाहिए. सर बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑयल का, कि ए बी को बोलता है कि आप मुझे 100 लीटर्स ऑफ ऑयल दो. अब ये बताता ही नहीं है कि कौन सा ऑयल. इट कैन बी मस्टर्ड ऑयल, इट कैन बी वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो अपन बोलते हैं उसको, इट कैन बी ग्राउंडनट ऑयल, इट कैन बी कोकोनट ऑयल, कुछ भी हो सकता है. तो जब सर्टेन ही नहीं है मीनिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? आप सामने को कैसे सू कर सकते हो? लास्ट अगेन एग्जाम का क्वेश्चन विच इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मैं आपको पूरा सीए फाउंडेशन लॉ एक दिन में पढ़ा दूंगा, चारों सब्जेक्ट में आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा. आपको भी पता है, मुझे पता है कि ये हो नहीं सकता. अब क्योंकि ये हो नहीं सकता, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. नहीं, एक ऐसी बातचीत जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता देता हूं. एग्जाम में क्वेश्चन आया था डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. एग्जाम में क्वेश्चन आया था ब्रिंगिंग अ डेड मैन टू लाइफ अगेन. सारे के सारे हम बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, इट इज वॉइड अग्रीमेंट. सर क्यों? वो स्टार्टिंग से ही अनएनफोर्सेबल है, वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स. तो बहुत ज्यादा इजी सेक्शन नंबर 10, बेसिकली 5+6 बातें हैं, हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया. ठीक है, यहां पे ये वाले पॉइंट्स. नीचे आते हैं, मीनिंग ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल. मैं नोट्स दे दूंगा जिसको चाहिए, अगर 140 पेजेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर्ड है अच्छे से. मीनिंग ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल. एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट. अभी अभी देखा था सर हमने, स्टार्टिंग पॉइंट कहां डायग्राम ड्रॉ किया था, ये रहा. देख, कॉन्ट्रैक्ट बनने का ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये बनने का ये स्टार्टिंग पॉइंट ही तो है, ऑफर स्लैश प्रपोजल. तो हम वही तो पढ़ रहे हैं. देख क्या बोलता है, एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट. एन ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रपोजल. देख मैंने स्मार्टली लिखा है वहां पे,
ऑफर स्लैश प्रपोजल, मैंने स्टार्टिंग से ही दोनों नाम लिखे हुए हैं, ऑफर स्लैश प्रपोजल। नीचे वापस, thus for a valid offer the party making it must express his willingness to do or not to do something। आपने अगर क्लास में ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए सर, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दोनों को ही हम ऑफर बोलते हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। आपकी बुक में तो पूरा लिखा हुआ है ना, मैं पूरा बोल रहा हूं कि सर ए बी के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा क्या, ये ऑफर है कुछ करने के लिए, दैट इज टू डू। सर दूसरा एग्जाम्पल भी तो बन सकता है, ए बी के पास जाता है और बी को बोलता है कि भाई तू मेरी दुकान के आसपास दुकान मत खोल, मैं तुझे पैसा दूंगा, ये भी तो ऑफर ही है। पर सर यहां पे ऑफर है कुछ ना करने के लिए, दैट इज टू एब्सटेन। तो ऑफर हो सकता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। इन आइदर ऑफ द केस जो ऑफर कर रहा है उसका इंटेंशन क्या होगा कि सर सामने वाला हां बोले, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास मेन बुक है, आप उसमें से ऑब्वियसली देख सकते हो। लिखा सर ये सब सारा का सारा यहां पे लिखा, ये रहा देख, when one party signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent। इन केस आपने मुझसे नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, assent का मतलब, इसका मतलब होता है सहमति, yes, ठीक है, to such act or abstinence। act मतलब कुछ करना, abstinence मतलब कुछ ना करना, उसको हम ऑफर बोलते हैं। नीचे आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल, वही चीज रिपीट है यार, एटलीस्ट टू पार्टीज, एक ऑफर करने वाला होगा, ऑफर करने वाले को हम बोलते हैं ऑफरर, जिसको आपने ऑफर किया उसको हम बोलते हैं ऑफरी। बाजू में, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, की हमने डिस्कस सर। नीचे आते हैं, मोड्स ऑफ ऑफर, बोलते हैं सर ऑफर कैन बी एन एक्ट और एन एब्सटेंस, हमने करा डिस्कस, और जो एक्ट है इट कैन बी बाय वर्ड्स और इट कैन बी बाय कंडक्ट, ठीक है। हम आते हैं काम की बात, इंपॉर्टेंट, जनरल ऑफर इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक ऑफर इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाऊंगा जो आपको इस अटेम्प्ट के लिए काम का है, थ्रू आउट द क्लास में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आपको जो मैं क्लास में इंपॉर्टेंट बोला है वो तो जनरल है, मैं आपको जो अभी बताऊंगा वो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ध्यान से। हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरल ऑफर। आपको अपना सिलेबस का दूसरा केस लॉ याद आना चाहिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सर क्या था इस केस लॉ के अंदर, हमने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट किया था कि भाई जो भी हमारा स्मोक बॉल परचेस करेगा उसको इनहेल करेगा, उसको सर्दी जुकाम नहीं होगा, और अगर सर्दी जुकाम होता है तो हम आपको 100 पाउंड देंगे, ऐसा एक अनाउंसमेंट था न्यूज़पेपर के अंदर, एडवर्टीजमेंट था, विच इज ऑब्वियसली एन ऑफर। अब कार्लिल करके एक लेडी थी, उसने वो स्मोक बॉल परचेस करा, उसको इनहेल करा, उसके बाद भी उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो कंपनी के पास गए कि लाओ भाई मेरा 100 पाउंड दो, कंपनी ने मना कर दिया। सर कंपनी ने मना क्यों करा, कंपनी ने ऐसा बोला कि डेफिनेटली हमने जो दिया न्यूज़पेपर के अंदर वो ऑफर है, पर आप थोड़ी हमारे पास आए थे एक्सेप्टेंस करने के लिए कि भाई मैं आपका स्मोक बॉल परचेस कर रहा हूं, देखो अगर कुछ हो गया तो 100 पाउंड मैं आपसे लूंगा, ऐसा एक्सेप्टेंस कहां था। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, ऐसा कंपनी बोल रही है। लॉ मेकर क्या बोलता है कि नहीं सर, जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर है जिसके अंदर अगर सामने वाले ने कुछ कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करा, तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मतलब इसके अंदर एक्सेप्टेंस साइलेंट होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है टैसिट मतलब साइलेंट, साइलेंट एक्सेप्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू जनरल ऑफर, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके। तो ऑब्वियसली आपको केस लॉ याद रखना है, विच इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये सब केस लॉ साइड में लिख सकते हो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। मैंने आपको बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इंपॉर्टेंट बोला, मैं आपको अभी ये दूसरा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं विच इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब एग्जाम के लिए आपके लिए हैक क्या होगा सर, हम कैसे इजीली एग्जाम में पकड़ सकते हैं कि ये जनरल ऑफर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक हैक देता हूं एंड दैट हैक इज न्यूज़पेपर। आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिखता है न्यूज़पेपर, मतलब समझ जाना कि ये जनरल ऑफर का क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा होगा, मैं बोल रहा हूं हो सकता है। बाजू में आते हैं, ये देख क्या लिखा, हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द डिजायर्ड एक्ट। हमने क्लास के अंदर एग्जांपल लिया है मिसिंग पर्सन का, अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हुए तो शायद आपको ये फोटो नहीं पता होगी, मैं आपको फोटो बता देता हूं। कहां गया, ये वाला भैया हमारा सर, ठीक है, दिस इज जनरल ऑफर। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये मेरे से आइडिया आ जाएगा कि सर कोई भैया है मोहम्मद अंसारी करके, मिसिंग थे, तो उसके घर वालों ने उसका फोटो छपाया, अवार्ड बोला 50,000 का इनाम देंगे, आपने ढूंढा तो, और उसको जगह जगह चिपका दिया कि भाई आप ढूंढो, हमको लाके दो,
हम आपको 50,000 रुपए देगा। दिस इज जनरल ऑफर। आप, मैं, आपके बाजू वाला, मेरे बाजू वाला, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। करना क्या है, बस भैया को ढूंढना है। जैसे आपने ढूंढा, उसके घर वालों को दिया, आपको 50,000 मिल जाएंगे लॉफुली। आप कॉन्ट्रैक्चुअली मांग सकते हो, सामने वाला नहीं देगा तो आप सू भी कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाजू में आते हैं। स्पेसिफिक ऑफर, अगेन आई विल से कि सर एक केस लॉ है यहाँ पे, बड़ो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाजू मैंने इंपॉर्टेंट बोला कि एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस थोड़े से कम है, थोड़े है पर थोड़े से कम है। आपको केसों का नाम याद आना चाहिए, बोल्टन वर्सेस जोन्स। बोल्टन, आंसर भी आ गया ऑलरेडी तनिष्का का मेरे पास, बोल्टन वर्सेस जोन्स। जो सिर्फ इतना सा बोलता है कि सर इस केस में ऐसा नहीं है कि ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सर ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है। तो अगर ए ने बी को बोला आई लव यू, ए ने बी को बोला आई लव यू, तो वो बी ही है जो बोल सकता है आई लव यू टू, बोल सकती है। लड़का लड़की रखते हैं, लड़का लड़की स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट। तो अगर ए बी को बोलता है आई लव यू, तो वो बी ही है जो बोल सकती है आई लव यू टू। बीच में आके सी नहीं बोल सकती आई लव यू टू करके, इट इज ओनली बी हु कैन एक्सेप्ट इट। तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक ऑफर, जिसको दिया वही एक्सेप्ट कर सकता है। देख बाजू में क्या लिखा, ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक और अ सर्टेन पर्सन एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। सुपर डुपर इजी, ठीक है। नीचे आते हैं, काउंटर ऑफर। सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए आपको इसको रिकॉल करने के लिए, विच इज बार्गेन। ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं 5 लाख में। बी बोलता है नहीं यार, मैं 5 लाख नहीं, मैं तो 4 लाख में खरीदने को रेडी हूं। अब जो ये बी ने बोला ना, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर, मतलब बार्गेन करा। जैसे ही बार्गेन करा ना, तो जो ओरिजिनल ऑफर था, ओरिजिनल वाला 5 लाख वाला, वो लैप्स हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है यहां पे, ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब इफ्स एंड बट्स, ठीक है। ये हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एज इट इज नहीं, एज इट इज होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। तो बोलता है ऑफर ऑफर्स टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस, जो हमने अभी डिस्कस किया 1 मिनट पहले, इफ्स एंड बट्स। तो सामने वाला ऑफर ही बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा बट कुछ चेंजेस हैं सर। किसमें? ओरिजिनल ऑफर के अंदर। कंक्लूजन क्या होगा, लिखा है सर हमने आगे, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। वेरी सिंपल। नीचे आते हैं, क्रॉस ऑफर के ऊपर आते हैं। सर क्रॉस ऑफर क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल बात कर रहे हैं सर, ए ने बी को ऑफर दिया, बी को नहीं पता, सेम बी ने ए को ऑफर दिया। हमने क्लास के अंदर एग्जांपल किया था इसके अंदर, कार वाला। ए बी को बोलता है विल यू बाय माय रेड कार फॉर 5 लाख, और बी को चिट्ठी भेजता है। बी चिट्ठी पढ़ने से पहले ही ए को चिट्ठी लिखता है, विल यू सेल योर रेड कार फॉर रुपीज 5 लाख। अब देखा जाए तो यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स है, जैसा ए सोच रहा है वैसा ही बी सोच रहा है, कंसेंसस आइटम है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स भी है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? अगेन मेरा वो चार्ट, बार बार आपको ये चार्ट ही काम आएगा सर, कि सर एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहां पे दोनों साइड से क्या हो रहा है सर? ऑफर फ्लो हो रहा है। तो जब दोनों साइड से ऑफर ही फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर, और उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। किसी एक पार्टी को फॉर्मली यस बोलना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी फॉर्मली यस बोलती है फिर बातें आगे बढ़ेगी, तब तक बातें आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सुपर डुपर इजी। पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है, पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर एट द टाइम इट इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। बाजू में आते हैं, स्टैंडिंग ऑफर। बहुत सिंपल, आई वुड से एन ऑफर ऑफ कंटिन्यूअस नेचर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने क्लास में एग्जांपल लिया डी मार्ट का, कि सर रिपब्लिक का डे था और रिपब्लिक डे पे 25, 26, 27 जनवरी डी मार्ट ने बोला फ्लैट 50% ऑफ। अब अगर आपको फ्लैट 50% ऑफ का फायदा उठाना है तो आपको उसको 25, 26, 27 जनवरी में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप 28 को जाते हो और 50% ऑफर क्लेम करने की ट्राई करते हो, डीमार्ट आपको मना कर देगा। सर क्यों? बिकॉज द ऑफर वॉज स्टैंडिंग फॉर दैट 3 days एंड आप बेसिकली गए उन 3 days के बाद नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। देख, 2 केस थे, ये रहा कार्डिल वाला केस। इन केस आपको रिवाइज करना है, मैंने शॉर्ट में, अगर आपने मुझसे पढ़ा है मैं आपको नोट्स में लिखा चुका हूं ऑलरेडी। शॉर्ट में पढ़ना है तो यहां पे भी लिखा हुआ है केस में क्या हुआ था और कंक्लूजन क्या आया था। हमने क्लास के अंदर नाम एंड कंक्लूजन लिखा है, यहां पे केस में क्या हुआ था वो भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो बहुत प्लानिंग करके हमने नोट्स बना रखे हैं, 140 पेज के, पूरा लॉ कवर्ड है इसके अंदर, काम का पूरा लॉ कवर्ड है इसके अंदर।
लालमन ने डिस्कस नहीं करा अब तक, हमने डिस्कस करा बोल्टन वर्सेस जोन्स। अगेन देख केस में जो भी हुआ था यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको रेफर करना है वापस। अगर भूल गए केस में क्या हुआ था तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, बिकॉज केस में क्या हुआ था हमने नोटबुक में नहीं लिखा है, हमने उसको सिर्फ समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया आपके लिए। बाकी केस बाकी तो भी डिस्कस करने का सेंस नहीं। हम यहाँ पे आते हैं रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। रूल्स टू अ वैलिड ऑफर पहला पढ़ चुके ऑलरेडी सर, रिपीट रिपीट। उसके अलावा दो रिपीट है, बस ये दो रिपीट है सर। कौन से? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। गलती से आपको याद आ रहा हो केस में मैंने केस लॉ डिस्कस किया था, अब तक हमने तीन ही केस लॉ करे, बोल्टन वर्सेस जोन्स, कार्लिल वर्सेस कार्बोरिक स्मॉल कंपनी, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तीनों में से बताओ ये वाला कौन सा केस है? शॉर्ट में बोला, शॉर्ट में चलेगा। ये कौन सा वाला केस है? कार्लिल वाला, बोल्टन वाला के बेल्फर वाला? शॉर्ट में बताना, शॉर्ट में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। हितेश का आंसर है मेरे पास, तनिष्का का आंसर है मेरे पास, 2 जन का आंसर है, 3 जन का आंसर है। मनीता, मनीता मतलब भिवंडी ब्रांच, भिवंडी ब्रांच के अंदर राइट हैंड साइड रो, राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट रो के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बैठने वाली। फिर वर्षिता का मैसेज है राइट, रोहित का मैसेज है राइट, ठीक है, ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो रिपीट पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, नीचे बात करते हैं। अगेन रिपीट पॉइंट है सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। पढ़ के आपको सिर्फ एक ही चीज याद आनी चाहिए, एंड दैट इज ऑयल वाला एग्जांपल, ठीक है, ऑयल वाला एग्जांपल याद आना चाहिए, बाकी समझ में आ जाएगा यार। नीचे वाले पॉइंट्स नए हैं। थर्ड हमको ऑलरेडी आता है एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस और इंप्लाइड हमको समझ में आता है कि सर एक्सप्रेस मतलब विद द यूज ऑफ वर्ड्स, इंप्लाइड मतलब विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो हमको आता है, उसमें डिस्कशन नहीं करें। नीचे आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन, नीचे वाला इंपॉर्टेंट, बाकी दोनों बकवास है। तो पहले बाकी दोनों पढ़ लेते हैं जो बकवास है, फिर ये दोनों हम करते हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ऑफर में बी कंडीशनल। सर अगर मैं आपको अपनी कार बेचने का ऑफर देता हूं तो मैं उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता हूं। तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹5 लाख, ये एक ऑफर है, मैं आगे ऐड कर सकता हूं ओनली इफ यू गिव मी कैश। तो ओनली इफ, जो इफ है ना, ये कंडीशन हो गया, अलाउड है। ऑफर के अंदर कंडीशंस इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस में इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। सर क्यों? एक्सेप्टेंस में इफ्स एंड बट्स से तो क्या फर्क पड़ता है? तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस के अंदर इफ एंड बट है तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। तो ऑल वी नीड टू नो इज कि सर ऑफर के अंदर कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन नहीं हो सकती है। अभी हम सिर्फ ऑफर पढ़ रहे हैं, तो ऑफर पढ़ के समझते हैं कि सर ऑफर में भी कंडीशनल। मैं आपको एग्जांपल दे दिया, मैं रिपीट कर देता हूं इनके सामने मिस कर दिया तो, कि सर ए बी को बोलता है आई वांट टू सेल माय कार ओनली इफ यू हैपन टू पे मी ₹5 लाख इन कैश। तो जो कैश है ना, ये कंडीशन हो गया विच इज अलाउड। लास्ट वाला अगेन काम का नहीं, हम पढ़ रहे हैं फिर भी, नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस। एग्जांपल लेते हैं, मुझे आपकी कार परचेस करनी है, अगर आपने आधे घंटे में रिप्लाई नहीं करा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपको मुझे कार बेचनी है। ये नहीं चलता, ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता कि आपने ऐसा नहीं करा तो मैं मान लूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अब हम करते हैं काम की बात। दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं और वापस आने की संभावना रखते हैं, ये वाला और ये वाला। पहले हम छोटा वाला करते हैं, विच इज दिस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपके पास बुक खुली हुई नहीं है तो आपको याद आना चाहिए, हमने इसके अंदर केस करा हुआ है लालमन शुक्ला गौईदत्त वाला। लालमन, तनिष्का का मैसेज भी आ गया था, लालमन शुक्ला गौईदत्त वाला। सर लिखा है ऊपर, लिखा है, यहां पे हमने सब कुछ लिखा है आपको, ये रहा, ठीक है। मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। केस में हुआ कहता हम फटाक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर गौरीदत्त का नेफ्यू गुम हो जाता है, वो टेंशन में है, तो वो अपने नौकर को बोलता है लालमन शुक्ला को कि भाई तू जाके नेफ्यू को ट्रेस करके लेकर आ। नेफ्यू निकल जाता है, नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए हमारा नौकर निकल जाता है विच इज लालमन शुक्ला, पर उसको मिलता नहीं है। गौरीदत्त और ज्यादा टेंशन में, तो गौरीदत्त दिमाग लगाता है जनरल ऑफर वाला। सिर्फ क्या दिमाग लगाता है? न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देता है कि जो मेरा नेफ्यू ढूंढ के देगा उसको मैं बेसिकली 50,000 रुपया देगा, ठीक है। और हमने ऐसा एडवर्टाइज कर दिया न्यूज़पेपर के अंदर, उतने में हमारे लालमन शुक्ला को जो नौकर है हमारा, उसको नेफ्यू मिल जाता है। वो नेफ्यू लेके वापस घर पे आ जाता है और हैंड ओवर कर देता है नेफ्यू गौरीदत्त को। फिर वापस निकल जाता है अपने काम करने के लिए और उसकी नजर जाती है उस न्यूज़पेपर के ऊपर जिसमें वो ऑफर था, जनरल ऑफर था, दैट इज जो नेफ्यू को ढूंढेगा उसको 50,000 मिलेगा।
अब हमारा लालन शुक्ला वापस जाता है गौरदत्त के पास और जाके बोलता है कि सर मैं आपका नेफ्यू ढूंढ के भेजा, आपको भेजा, मैंने दिया आपको, मैंने, मुझे आपका ये 50,000 जो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है मुझे पैसा चाहिए। गौरदत्त मना कर देता है, मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट बोलता है लालमन शुक्ला आप ये 50,000 रुपए नहीं मांग सकते। सर क्यों नहीं मांग सकते? आपने जब उस नेफ्यू को ढूंढा था आपको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। जब आपको ऑफर के बारे में ही नहीं पता था उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? देख अगर ये केस आज होगा ना तो आप और मैं क्या बोल देंगे, हाँ मैंने तो पढ़ लिया था, पर उस टाइम पे थोड़ी ऐसा कुछ था। तो उस टाइम लालमन शुक्ला ने बोल दिया कि हाँ मैंने बाद में पढ़ा, उसमें क्या हुआ, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। लॉ में क्या बोलता है, नहीं सर, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए जिससे उसका एक्सेप्टेंस हो सके। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरदत्त, सुपर डुपर आसान, सुपर डुपर आसान, ठीक है। और लाइक आई सेड काम का ये रहा, ठीक है। हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमने क्लास के अंदर नहीं करके 4 से 5 एग्जाम्पल करे हुए हैं। अभी के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं जो आपको आना चाहिए, विच इज आपको एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि आओ हमारा कॉलेज ज्वाइन करो। सर ये कॉलेज की तरफ से आपको ऑफर नहीं है, ये कॉलेज की तरफ से आपको इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आइए हमारे कॉलेज में, हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और अगर सब कुछ ठीक हुआ इंशाल्लाह तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। मतलब अभी क्या हो रहा है, आपको प्रोस्पेक्टस मिला तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कॉलेज को कि हाँ ला मुझे एडमिशन दो, नहीं भाई, कॉलेज से आपको मिला है इनविटेशन टू ऑफर। अब आप जाओगे कॉलेज के पास ऑफर करके अपना परसेंटेज, अपना डिग्री जो भी आपके पास है अब तक का, फिर कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना। मतलब घूम के बात कुछ ऐसी चल रही है कि सर वी हैव समथिंग कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर बाहर निकलता है और ऑफर से बाद में एक्सेप्टेंस बाहर निकलता है। हमारी बुक में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से प्यार से कि सर इनविटेशन टू ऑफर ऑलवेज प्रीसीड्स एन एक्चुअल ऑफर। यही तो मैंने ड्रॉ करा, इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड्स, पहले आता है द एक्चुअल ऑफर। सर हम एग्जाम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सामने वाला जो पॉइंट है वो इनविटेशन टू ऑफर है कि ऑफर है, उसको हम एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट करें? तो लॉ में क्या बोलता है, सर आप देखो इंटेंशन, इंटेंशन, इसमें आपका इंटेंशन होगा नेगोशिएट करने का, मतलब सामने वाले से बातचीत करने का। इसके अंदर आपका इंटेंशन होगा बाइंड होने का, कि बस सामने वाला हाँ बोले और हम कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएं। तो ऑल दैट मैटर्स इज इंटेंशन। इंटेंशन नेगोशिएट करने का है, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। इंटेंशन बाइंड होने का है, इट इज ऑफर। ठीक है, वेरी 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 सिंपल। तो वी नो दिस पॉइंट नाउ ऑलरेडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क किया उसको मैंने, इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको मैंने। नीचे आते हैं, एक्सेप्टेंस की कुछ बातें लिखी है। आई गेस सारी बातें आसान है, हम पढ़ लेते हैं फिर भी सर एक बार। पहले तो मतलब ही लिखा है, पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मेड, कसम तीनों बॉक्स में एक ही लिखा है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हमने पढ़ा है कि सर प्रॉमिस बनता है, तो हमने पढ़ा है कि सर प्रॉमिस बनता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस ही है जो ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं, 3 पॉइंट्स हमको 3 ऑलरेडी आते हैं। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, जनरल रूल, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्संस टू हुम इट इज मेड, मतलब स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। बाजू में वही है, स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट डेफिनेट पर्सन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस टू हुम इट हैज बीन मेड। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, रिपीट है, एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर, ठीक है। हम ये पढ़ रहे थे एक्सेप्टेंस, तो हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सर याद करो हमने ऑफर के अंदर पढ़ा था ऑफर मे बी कंडीशनल, मैंने आपको वहीं पढ़ा दिया था एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते, और अगर एक्सेप्टेंस के अंदर इफ्स एंड बट्स हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं, वो काउंटर ऑफर होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। तो आई वुड से वेरी वेरी इजी पहला वाला पॉइंट, क्योंकि वो रिपीट है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वाले की बात करते हैं, कितना प्यारा पॉइंट है सर, कितना प्यारा पॉइंट है। याद करो, अगर याद आता है तो हमने ऑफर में पढ़ा था कि सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, हम आपको सेम एक्सेप्टेंस में पढ़ा रहे हैं कि सर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। आपके पास बुक नहीं खुली तो आपको याद आया, मेरे पास माँ कसम ऑलरेडी आंसर आना भी चालू हो गए। तनिष्का और वर्षिता दोनों बोरीवली ब्रांच के बच्चे हैं। हाँ, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, जिसमें हुआ कुछ ऐसा था, ए ने बी को एक ऑफर दिया, बी को वो ऑफर अच्छा लगा,
बी ने उस पर एक्सेप्टेंस लिखा, अपना साइन कर दिया, पर मां कसम ए को दिया ही नहीं। बी अपने ड्रॉर में रख के उसको भूल गया और ए को दिया ही नहीं। अब बेचारा ए वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, बी से कोई रिप्लाई तो आया नहीं, तो ए ने वो सी को ऑफर करके उसको बेच दिया। अब बी ए को सो नहीं कर सकता। भाई जब तूने अपना एक्सेप्टेंस ही उसको नहीं दिया, तो अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करा, तो वो कैसे समझेगा कि आपने एक्सेप्टेंस करा कि नहीं करा? ए। तो लॉ में क्या बोलता है? ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। और हमने इसके अंदर कुछ डायग्राम बनाया था, यहां पे जगह मेरे पास, तो मैं यहां पे बना देता हूं। डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा था सर, ए बी, ये आपको चाहिए तो मैं उसका दूसरा नाम लिखता हूं, कानून वाला। ऑफरर, ऑफरी, ठीक है, दो नाम लिखे। पहले हम क्या बोल रहे हैं कि सर यहां से यहां पे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। यहां से यहां पे बोल रहे हैं हम आपको सर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, दोनों कम्युनिकेट होना चाहिए। देन आगे सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए के लिए वी हैव केस लॉ ऑलरेडी, जो हमने आई गेस डिस्कस कर लिया, विच इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। और यहां पे हमको अभी अभी बताया आपको ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। आपको इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि सर कहां पे क्या लिखा है और उसका दोनों का क्या लिंक है। दोनों के अंदर वी हैव अ केस लॉ, दोनों पॉइंट एक ही बात बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, मिल जाए मुझे यहां पे अगर कहीं पे, हाँ ये रहा देखिए, ये रहेगा ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ठीक है, ये रहा, अभी करा हमने डिस्कस। कंक्लूजन देखते हैं, ये पूरा पढ़ लेते हैं, अगर सबको याद नहीं है तो। ब्रॉगडन अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी विच इज मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस। फिर क्या हुआ सर? द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल, इंटेंडिंग, बाद में भेजूंगा, इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनीज सॉलिसिटर्स, मतलब लॉयर्स, फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। पर दिक्कत कहां पे आई सर? बाय एन ओवरसाइट, मतलब भूल चूक, गलती से द ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉर, और ड्रॉर में पड़ा रह गया आपका एक्सेप्टेंस। हेल्ड, कोर्ट का जजमेंट आया that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier Brogdon. very 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 easy, ठीक है सर। यहां पे आ गए वापस, तो डन दिस वन, डन दिस वन, बाकी तीनों बकवास हैं, हम पढ़ेंगे फिर भी। प्रिस्क्राइब मोड, सर हमने आपको अगर बोला है कि हम कैश ही लेंगे, तो फिर आपको कैश ही देना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना है तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बोला था, दैट इज प्रिस्क्राइब मोड के अंदर उसका एक्सेप्टेंस होगा। टाइम लिमिट, सर अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है तो उस टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, बिफोर द लैप्स ऑफ द ऑफर, पढ़ चुके ऑलरेडी, वो टाइम लिमिट वाला पॉइंट ही हो गया सर, डीमार्ट वाला, ठीक है, बकवास, काम करने, कुछ काम करने। बाकी केसेस बचे हमने डिस्कस करने अभी, तो हम आ जाते हैं नीचे। अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा सर ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था 2 घंटे तक क्लास में, 2 घंटे तक हमने इसे कम से कम 4 नहीं तो 5 एग्जांपल्स किए क्लास के अंदर, 4 नहीं तो 5। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि आज तक एग्जाम में नहीं आया, आज तक एग्जाम में नहीं आया। आखिरी बार जब ये आईसीआई में कहीं दिखा था दैट वाज आरटीपी नवंबर 2018, रिवीजन टेस्ट पेपर 2018 के अंदर आखिरी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा गया था। उसके बाद ये आज तक कहीं नहीं दिखा, ना रिवीजन टेस्ट पेपर में, ना मॉक टेस्ट पेपर में, और एग्जाम में तो कभी भी नहीं आया। हम फिर भी इसको पढ़ेंगे बिकॉज ये किसी को आता भी नहीं है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। हम इसको पढ़ते हैं विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल। यहाँ जगह मेरे पास, हम एक अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझने की ट्राई करते हैं, आपको फटाक से रिकॉल हो जाएगा। आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि आपको ये नहीं आता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी, ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, उसने चिट्ठी लिखी, ए ने बी के लिए ऑफर की चिट्ठी लिखी 7 जनवरी 2025। ये चिट्ठी बी को मिली 9 जनवरी 2025 और बी ने इसको
रीड किया 10th जनवरी 2025, ठीक है। मैंने आपके 3 डेट लिखी, जिसमें फर्स्ट डेट हमने आपको बताया ए ने बी को चिट्ठी लिखा, वो 7 जनवरी को लिखा, वो चिट्ठी बी को पहुंचा 9 जनवरी 2025 को, और बी ने उसको रीड करा 10th जनवरी 2025 को। यहां तक हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, विच इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ये है। सो ऑन 10th January 2025, offer is said to be communicated, ठीक है। इजी पीजी पहला पॉइंट, और बहुत ज्यादा आसान। दिक्कत यहां नहीं है सर, दिक्कत आता है हमारे एक्सेप्टेंस के अंदर, वहां दिक्कत है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां से ड्रॉ करते हैं आगे। सर बी ने एक्सेप्ट किया और बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 12th जनवरी 2025 को, और ये ए को मिला 15th जनवरी 2025 को रीच्ड, ठीक है, रीच्ड। और ए ने इसको रीड किया 17th जनवरी 2025 को। अब सुनना, अब दिमाग चालू होगा। सर जब बी ने पोस्ट किया ना अपना एक्सेप्टेंस, दिस डेट, ये डेट, ये दिस इज एक्सेप्टेंस फॉर ए, दिस इज एक्सेप्टेंस फॉर ए। सर लॉजिक की बात करते हैं। हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, एग्जाम में पहले थ्योरी क्वेश्चन आता था, बहुत पहले, मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। थ्योरी क्वेश्चन गंदे गंदे, वो विलियम एंसन वाला सर कौन सा विलियम एंसन वाला, ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड फायर वाला। हमने उसमें ऐसा डिस्कशन करा हुआ है, या आपने कहीं पढ़ा हुआ है उसको, कि सर जब तक ऑफर है तब तक उस ऑफर को आप रिवोक कर सकते हो, पर एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, नाउ इट इज टू लेट, अब ब्लास्ट हुआ सर, ब्लास्ट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर बी ने अगर चिट्ठी पोस्ट करी 12 जनवरी को, अब ए कुछ नहीं कर सकता, नाउ इट इज टू लेट, अब ए अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सेप्टेंस हो चुका है। एंड हेंस लॉजिकली मैंने आपको बताया दैट व्हाई 12th जनवरी इज एक्सेप्टेंस फॉर ए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है, हमको ऑलरेडी पता है, बिना पढ़े ही समझ में आता है कि सर यहां पे ये जो 17/1/25 है, ये वाला डेट, दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बी, एक्सेप्टेंस फॉर बी। अब 3 डेट में से मैं बोलता हूं 2 डेट आसान है। सर कौन सी 2 डेट्स आसान है, हम उसकी बात करते हैं एक बार। मेरे हिसाब से ये डेट, ठीक है, और ये डेट, ये 2 डेट आसान है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ए ने बी को चिट्ठी भेजा, कम्युनिकेशन हुआ जब बी ने पढ़ा, बी ने ए को चिट्ठी भेजा, कम्युनिकेशन हुआ जब ए ने पढ़ा। तो सर ये 2 डेट में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि सर कम्युनिकेशन ऑफर हो रहा है जब बी ने उस चिट्ठी को पढ़ा। दोनों के लिए इट इज द सेम डेट, दोनों के लिए इट इज सेम डेट, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर बी ने चिट्ठी लिखी ए को, तो बी के लिए कम्युनिकेशन होगा जब ए उसको पढ़ेगा, जैसा अभी ऑफर में हो रहा था। तो वो 2 डेट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर कहीं आ सकती है, आनी नहीं चाहिए अब तो, वो यहां पे है, ठीक है, दैट इज दिस प्लेस, कि सर जब बी चिट्ठी को पोस्ट करता है, एट दैट टाइम इट इज एक्सेप्टेंस फॉर ए। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको आता होगा, आपने मुझसे नहीं पढ़ा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इन केस आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है तो यहां पर लिख देते हैं एक्सेप्टेंस। ओके, इजी पीसी। अब देख, यहां थ्योरी पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे हूं मैं, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। करा हमने डिस्कस अभी नीचे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब बोलता है? कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड
आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इट मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, हमने उसका बड़ा डीप में एग्जांपल देख लिया सर। नीचे आते हैं, अभी ये केस हमने डिस्कस नहीं करे हैं, हम ये पढ़ रहे थे, ये रहा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हम इसकी बात कर रहे थे। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, बाजू में एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, ये ए हो गया, ये अपना बी हो गया, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है, इजी पीसी। नीचे भी वही लिखा है, बाय पोस्ट, टेलेक्स, फेलेक्स। ठीक है, मैं सोच रहा हूं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं, मैं सोच रहा हूं आपको एक एग्जांपल बना के दे ही देता हूं, छोटा सा, टू द पॉइंट, देखने के लिए आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे ही देते हैं, एकदम छोटा सा। ठीक है, बारीक। 1 नवंबर, आंसर करना मुझे प्राइवेट में, प्राइवेट में आंसर करना। तुम लोग पब्लिक में आंसर करते तो बेवड़ो, प्राइवेट में आंसर करना, जिससे दूसरों को आंसर ना दिखे। कैन मैसेज प्राइवेटली। 111 ए राइट्स ऑफर टू बी टू सेल हिज कार। 511 ए पोस्ट्स द लेटर। मैं इसमें चेंज करूंगा थोड़ा सा। 611 ए रिसीव्स द लेटर। 811 ए नहीं, बी आएगा ना, आगे का सोच रहा था मैं। बी रिसीव्स द लेटर। 811 बी रीड्स द लेटर। 911 बी पोस्ट्स acceptance। 1111 A receives acceptance। बस फुल स्टॉप। मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा, मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ए ने रीड करा, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब क्या होगा कि सर जब रिसीव हुआ होगा तभी रीड कर लिया होगा। ठीक है, दैट इज द न्यू पार्ट जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता था। तो ऑल यू वुड डू इज, मुझे आप बताओगे खुद से करके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हुआ। मैं वेट कर रहा हूं, प्राइवेट में मैसेज करना प्लीज, पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में। जल्दी क्वेश्चन पढ़ने तो एक बार रीड कर लो, मैं वेट करता हूं। ओके, आंसर आ गए 5-6 जन के अब तक। वर्षिता का आंसर विच इज राइट, यासीन का आंसर विच इज रॉन्ग, यासीन आंसर रॉन्ग है। कैनिल का आंसर विच इज इनकम्प्लीट, कैनिल आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तनिष्का का आंसर, तनिष्का पागल लड़की, पूरा तो लिख, डेट लिख दी बस, कौन सी डेट क्या है वो लिखा ही नहीं। 0 मिलेगा, 0 एग्जाम में, 0। फिर मैसेज है मेरे पास हितेश का विच इज रॉन्ग आंसर, हितेश मतलब 1-2 पॉइंट रॉन्ग है। रूही का आंसर विच इज इनकम्प्लीट, देख सिखाने के बाद भी इनकम्प्लीट आंसर आ रहा है। अस्मिता इनकम्प्लीट। ठीक है, दो जन का आंसर राइट आया, 4 जन का आंसर या तो रॉन्ग आया या तो इनकम्प्लीट आया। ठीक है, 4 जन का या तो इनकम्प्लीट आया या तो रॉन्ग आया। अखिलेश का आंसर अब तक सिर्फ एक ही आया, बाकी मैं वेट करता है। अखिलेश का अब तक इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है, मैं आंसर बोल रहा हूं इन दैट केस, मैं आंसर बोल रहा हूं इन दैट केस। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 जन का राइट आया। जस्ट इमेजिन, सी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होते कितना दर्द है जीवन में। हम आंसर पे आते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर जब बी रीड करेगा हम ऐसा बोलेंगे ऑफर कम्युनिकेट हुआ है। आगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग।
जब बी चिट्ठी पोस्ट करता है दैट इज एक्सेप्टेंस ए के लिए, और जब ए उसको रीड करता है दैट इज एक्सेप्टेंस बी के लिए। ये आपके फाइनल आंसर्स थे जो मुझे कुछ ही लोगों ने करेक्ट दिए, कुछ लोगों ने मुझे इनकम्प्लीट आंसर दिए। मुझे 2 ही पॉइंट बताने चाहिए थे आपको 3। अस्मिता का आंसर लाइक आई सेड इनकम्प्लीट था। फिर तनिष्का का आंसर अगेन अभी भी इनकम्प्लीट है। एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन 9 और 11। अरे पागल, 9 किसके लिए 11 किसके लिए? उसका ही तो पैसा है। 9 11 तो कोई भी बता देगा। 9 इसके लिए 11 इसके लिए, उसका पैसा है, उसका लॉजिक है। बाकी तो इजी है ना यार। नाउ ये आंसर हो गए, ठीक है, ये आंसर हो गए। अब हम इसी के अंदर एंटर करते हैं एक और टॉपिक विच इज रिवोकेशन में। इसी एग्जांपल के अंदर हम रिवोकेशन को भी समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तब तक हमारे 3 पॉइंट डिस्कस हुए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब, ए के लिए कब, बी के लिए कब। हम इसी में बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नाउ रिवोकेशन बाय ए बाय बी। समझ में आना चाहिए, अगर रिवोकेशन बाय ए है मतलब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफर। रिवोकेशन बाय बी मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस। सर ए कब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता है? जब तक बी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सर ए के लिए एक्सेप्टेंस खत्म कब होता है? जब बी पोस्ट करता है। मतलब रिवोकेशन बाय ए कैन हैपन बिफोर 9/11। ऑफर आप रिवोक कर सकते हो 9/11 के पहले। सर क्यों? बिकॉज 9/11 को ए के लिए एक्सेप्टेंस हो जाता है। सो सिंपल। नीचे बात करते हैं। सर रिवोकेशन बाय बी ऑफ एक्सेप्टेंस। सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी के लिए कब होता है? जब ए रीड करता है। मतलब उसके पहले तक आप रिवोक कर सकते हो। तो यहां पे हम लिखेंगे बिफोर 11/11। तो आपको मैंने इसमें 2 और ऐड कर दिया। जो मुझसे नहीं पढ़ा हुआ आई थिंक शौर्या है। शौर्या समझा आपको? आपने मुझसे नहीं पढ़ा शायद। लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड। टाइप करना पड़ेगा यार, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मतलब म्यूट है। हाँ अब कंप्लीट है तनिष्का। ये सर समझा। और कोई जो मुझसे नहीं पढ़ा हुआ इसमें से? और कोई है जो मुझसे नहीं पढ़ा हुआ शौर्या के अलावा? एनीवन एल्स? यासीन, यासीन तो मुझसे नहीं पढ़ा तू। अखिलेश, मां कसम तू भी मुझसे नहीं पढ़ा। यासीन अखिलेश दोनों मेरे बच्चे नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ओके तो आपको सर ये शायद नहीं आता होगा, शायद, क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है। आगे इसी के अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन है जो नवंबर 2018, ठीक है, जस्ट इमेजिन 7 साल पहले, मुझे याद है मैंने क्लास में करवाया हुआ भी है। नवंबर 2018 के अंदर इसका पहला क्वेश्चन बना था जो लास्ट देखा गया है आईसीआई के अंदर, विच इज सर हम बात करते हैं 11 तारीख की। 9 और 11 तारीख के बीच में बात करते हैं। हम बात करते हैं 9 और 11 तारीख के बीच में, ठीक है। यहां से मैं एक नया टॉपिक क्रिएट कर रहा हूं यहां से। सर 9 तारीख को 9/11 को बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था, ठीक है, ऊपर से ही मैंने नीचे लिया है। 9 तारीख को बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था। सपोज बी को कहीं और से अच्छा ऑफर मिल गया, बी को कहीं और से अच्छा ऑफर मिल गया और उसको अब ए का ऑफर नहीं अच्छा लग रहा। पर दिक्कत यह है कि सर एक्सेप्टेंस आप पोस्ट कर चुके हो। बड़ी दिक्कत नहीं है ये। सर क्यों? क्योंकि बी के लिए एक्सेप्टेंस होता है जब ए रीड करता है, और ए ने तो रीड करा ही नहीं सर। आज तो 9-10 तारीख ही है। तो लॉ मेकर बोलता है एक काम करते हैं, 10 तारीख को बी सेंड्स स्पीड पोस्ट टू ए। सर किस चीज का स्पीड पोस्ट? एक्सेप्टेंस रिवोक करने का। अब हाँ
अब 2-3 केस बन सकते हैं, ठीक है, 2-3 केस बन सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं नीचे से। 2-3 केस बन सकते हैं, 3 ही केस बन सकते हैं, वैसे मैं तीनों केस बना देता हूं। केस नंबर 1 बनाते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे उसने पोस्ट किया था, ठीक है, पोस्ट, और यहां पे उसने करा है स्पीड पोस्ट, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट केस। सर स्पीड पोस्ट पहले आया और पोस्ट बाद में आया। चल मैं पहले बाद में लिखता हूं और आसान बना दे आपके लिए। स्पीड पोस्ट पहले आया और पोस्ट बाद में आया। सर कंक्लूजन क्या होगा? जो पहले आया वो माना जाएगा, मतलब रिवोक, एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है। सर क्यों? बिकॉज स्पीड पोस्ट रिवोक वाला चिट्ठी पहला मिला। सेकंड केस उल्टा, सर स्पीड पोस्ट तो हमने किया था पर स्पीड पोस्ट साला कुछ काम का ही नहीं था, स्पीड पोस्ट पोस्ट से भी लेट पहुंचा, मां कसम यूजलेस हो गया सर। तो लॉ मेकर बोलता है अगर पोस्ट पहले, स्पीड पोस्ट बाद में, इन दिस केस एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस वाला चिट्ठी पहले पहुंचा तो मैं एक्सेप्टेंस माना जाएगा सर, ठीक है। तो जो पहले पहुंचता है वो माना जाता है। दिक्कत है, दर्द है आखिरी केस में, यहां पे। सर यहां पे क्या हो रहा है? दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट बोथ रिसीव्ड साथ में। अब दिक्कत है सर, अब दिक्कत है सर। दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे दो आंसर्स हैं, दो आंसर्स हैं। देख यहां से बनाए मैंने 2 एरोस, एक एरो आईसीआई का और एक एरो जो लॉ में लिखा हुआ है। हमारा आईसीआई बोलता है जो पहले रीड करा, जो पहले रीड किया वो फाइनल, ठीक है। बाद में बात करते हैं। सर लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है रिवोकेशन माना जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों सिखा दिया, मैंने आपको दोनों सिखा दिया। आईसीआई का आंसर क्या बोलता है और लॉ क्या बोलता है। द क्वेश्चन इज सर एग्जाम में क्या लिखने का वो बताओ। मैं अगर होता तो मैं एग्जाम में लिख कर आता ये, अगर मैं होता तो, क्योंकि जो आईसीआई का क्वेश्चन आया था नवंबर 2018 के अंदर, उसमें उसने ये लिखा था, ठीक है। तो मैं होता तो मैं ये लिख कर आता। आपको चाहिए सेफ खेलना है अगर, तो नीचे नोट भी लिख दो, नोट में लिख दो फिर आप ये बाजू वाला आंसर, हाउएवर नोट बना के लिख दो। तो आपने दोनों आंसर लिख दिए, पर मैं होता तो मैं ये लिख कर आता सर, आई वुड हैव रिटन दिस। अब ओपन करके दिखा भी देते हैं आपको एक बार, ये रहा देख, मुझे याद है इट इज आरटीपी का, ये रहा आरटीपी नवंबर 2018, ये रहा देख। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी था ना, रामनाथन और राजूनाथन, क्या नाम था उनका, पहला ही क्वेश्चन है मां कसम, रामस्वामी रामनाथन। पढ़ते हैं सर क्या बोलता है। रामस्वामी प्रपोज्ड टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन। ये लास्ट नोन क्वेश्चन है इस टॉपिक से। रामस्वामी प्रपोज्ड टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन. Ramanathan sent his acceptance by post. Next day, Ramanathan sends a telegram withdrawing his acceptance. Examine the validity of the acceptance according to Indian Contract Act in the light of the following. पहला,
टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव्ड बाय रामास्वामी बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो भाई जब रिवोकेशन पहले मिल गया तो रिवोकेशन फाइनल, वेरी सिंपल। नीचे बात करते हैं, द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर। सर दोनों साथ में मिला। अब यहीं पे तो दो आंसर थे सर, यहीं पे तो दो आंसर थे। हम एग्जाम में लिख कर आएंगे जो पहले रीड करा, ठीक है। देखते हैं एक बार नीचे यहां पे, ये आंसर, ठीक है। सीधा फर्स्ट आंसर देखते हैं, ये रहा, यस द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय रामानाथन इज वैलिड, ठीक है, क्योंकि वो पहले मिला। दूसरा देख, इफ रामास्वामी ओपन्स द टेलीग्राम फर्स्ट एंड रीड्स इट, द एक्सेप्टेंस स्टैंड्स रिवोक्ड, क्योंकि पहले टेलीग्राम पढ़ा। इफ सॉरी डॉटर ऑफ, if he opens, नीचे वाला, if he opens the letter first and reads it, revocation of acceptance is not possible as the contract has already been concluded। तो हमारा ऐसे बोलता है कि सर आपने जो भी पहले पढ़ा that is final, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है भाड़ में जाए, हमारा ऐसे जो बोलता है हम वो लिख कराएंगे सर, क्योंकि मार्क्स वो देने वाला है। तनीषा का ठीक है आंसर राइट है, वर्षिता का ठीक है, और रूही पागल तू बैठी है वसई रोड, क्लास में तो आती नहीं है तू। दोनों एक साथ पर डिपेंड कौन सा पहले पढ़ा, हाँ ठीक है डन सर। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया आईसीए का एक। हम आ जाते हैं वापस यहां पे, ये डायग्राम। अगर आप मुझसे पढ़े हुए तो आपको ये आता होगा, आप मुझसे नहीं पढ़े तो आपको ये नहीं आता होगा, आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, मैं वेट कर रहा हूं। अखिलेश, शौर्य, तुम दोनों मुझसे नहीं पढ़े शायद, और भी कोई था बे, और भी कोई एक था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट करता हूं। ऊपर भी है, इसका चाहिए तो इसका भी ले सकते हैं। I'll wait। नीचे बीच में लिख देते हैं और, ठीक है। आई से एक आंसर अलग है, लॉ का आंसर अलग है, हटा रहा हूं। डन सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम कहां पहुंचे, ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। व्हेन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट पढ़ा हमने। व्हेन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, लास्ट पॉइंट। पिछले 4 अटेम्प्ट से नहीं आया सर एग्जाम में, ठीक है। हाई चांसेस आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। काफी अटेम्प्ट से नहीं आया, तो एक थ्योरी क्वेश्चन जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा है, विच इज मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। पहला पॉइंट, पिछले आधे घंटे से यही पढ़ रहे हैं कि सर हमने एक्सेप्टेंस भेजा, सामने वाले को ऑफर भेजा, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके पहले हम ऑफर रिवोक कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल देता हूं ना, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था जनवरी 2025 में, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 2 इफ आई रिमेंबर। मैं ओपन करता हूं उसको अभी, ठीक है, 2 मिनट। एग्जांपल लेते पहले, हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि सर ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है। बी ने उस ऑफर को पढ़ लिया ऑन 3rd, कुछ भी लिखते हैं 3rd मार्च। बी एक्सेप्टेंस का चिट्ठी पोस्ट कर रहा है 5 मार्च को। अगर तो ए ने अपना ये ऑफर रिवोक कर दिया 5 मार्च के पहले तो चलेगा, 5 मार्च के बाद नहीं कर सकते सर। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। अपना ऑफर वापस खींचना, वो एक्सेप्ट करे उसके पहले खींच सकते हो। ओपन करो एक बार, जनवरी में था यार, ऐसा मेरी मेमोरी में लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार। सीए फाउंडेशन पास पेपर्स में जनवरी या सितंबर, पता नहीं, देखते हैं। था क्वेश्चन नंबर 1, इतना पक्की बात है, सितंबर है। ये रहा सर 1 का ए का 2 परफेक्ट, सितंबर में, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है।
Mr. A offered to sell 25 chairs to Mr. B at 1500 per chair on 12 February. A promised B that he would keep the offer open till 15 February. However, on 13 February he sold those chairs to Mr. C 1700 में. ठीक है, भाव का मैं क्या करूं? Without knowledge of B. फिर आगे काम की बात करते हैं. Mr. B communicated the acceptance of the offer on 14th Feb. सर 14th Feb के पहले 13th Feb को आपने ऑलरेडी कुर्सी किसी और को बेच दी, मतलब इस तारीख को एक्सेप्टेंस हुआ. एक्सेप्टेंस के पहले आपने किसी और को कुर्सियां बेच दी. दिस इज ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ ऑफर. क्वेश्चन ऑब्वियसली इज मिस्टर बी वेदर मिस्टर बी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए. तो आंसर इज नो. नहीं सर. सर एक्सेप्टेंस के बाद अगर आपने किसी और को बेचा होता तो सामने वाला आपको सू करता. यहां पे ऐसा नहीं हुआ. एक्सेप्टेंस के पहले ही उसने किसी और को बेच दिया. ठीक है, दिस विल वर्क. कुछ नहीं कर सकता बी. आंसर देखते हैं एक बार. सीधा काम की बात करता हूं, टाइम नहीं मेरे पास. बी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए बिकॉज द ऑफर मेड बाय ए इज अ मियर ऑफर एंड कैन बी विथड्रॉन व्हेन एवर ए डिजायर्स. सिंपल भाषा में बात करें तो proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम आ गए यहां पे वापस. तो ये पॉइंट हो गया सर. दिस पॉइंट इज डन. सेकेंड बात है हमारा डीमार्ट वाला एग्जांपल. हमने इसमें एग्जांपल दिया था कि सर डीमार्ट के अंदर 25, 26 और 27 जनवरी को रिपब्लिक डे पे फ्लैट 50% ऑफ है. जैसे ही 27 तारीख आएगा खत्म होगा, उसके बाद ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. दैट इज लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड या रीजनेबल टाइम. आप अगर 28 तारीख को जाके बोलते हो डीमार्ट के अंदर कि ब्रो मुझे 50% ऑफ चाहिए, घंटा नहीं मिलेगा. आगे बात करते हैं. डेथ और इंसेनिटी ऑफ द पार्टीज, वेरी ऑब्वियस पॉइंट. नेक्स्ट की बात करते हैं. अच्छा पॉइंट है. नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफर. आपने अगर मेरा मॉड्यूल पढ़ा हुआ है तो इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द कंडीशंस प्रेसिडेंट, ऐसा करके लिखा हुआ है. हम एग्जाम्पल लेते हैं ना सर. एग्जाम्पल पता है तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एग्जाम्पल नहीं पता तो रट्टा मारना पड़ेगा. ए बी को बोलता है मैं देखो अपना कार बेचेगा, कार सेल इफ यू सेल मी योर एक्टिवा. ठीक है, ऐसा ऑफर दिया कि मैं आपको अपना कार बेचूंगा अगर आप मुझे अपनी एक्टिवा बेचोगे तो. बी रिप्लाई करता है मैं एक्टिवा नहीं बेचेगा. जैसे ही बी ने बोला मैं एक्टिवा नहीं बेचेगा, ये ऑफर कैंसिल हो गया सर ऑटोमेटिक. क्योंकि ए ने क्या बोला मैं कार बेचूंगा अगर तो एक्टिवा बेचेगा. तो बी बोलता नहीं मैं एक्टिवा नहीं बेचेगा, तो ऑटोमेटिक जो कार बेचने का ऑफर था वो लैप्स हो गया सर. तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो थी वो फॉलो नहीं हुई सर. लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं काउंटर ऑफर. ठीक है सर, कहां पढ़ा था इसको हमने? हम इसको पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर. आई थिंक ऊपर से तीसरा पॉइंट था. जनरल था, फिर स्पेसिफिक था, फिर आई गेस काउंटर ही था. हाँ सर ये रहा. जनरल, स्पेसिफिक एंड देन वी हैव काउंटर. पढ़ चुके ऑलरेडी. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे. हम आते हैं आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 151 पेजेस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज यूनिट नंबर 2. एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है सर सीधा 7 मार्क का. अगर आप उससे पढ़े हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं. सर कौन से 4 क्वेश्चन हमने आपसे नहीं पढ़ा है? पहला सेक्शन 2 क्लॉज डी विच इज डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, सुपर इंपॉर्टेंट. नंबर 2 थियरी क्वेश्चन कंसिडरेशन, 4 मार्क का, 2 बार एग्जाम में आ चुका है. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था सोनम कपूर का भाग मिल्खा भाग वाला 11 रुपए वाला, रियल लाइफ एग्जाम्पल. तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट. आई गेस 6 अटेम्प्ट से नहीं आया. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट. 7 मार्क का क्वेश्चन है सर, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. लास्ट वन अनगिनत बार आ चुका है, अनगिनत बार, विच इज सेक्शन 25 विच सेज, बड़ा नाम है, चलो मैं पूरा ही लिखता हूं. वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट.
विदाउट कंसीडरेशन। इनमें से एक आपके एग्जाम में टपकेगा सर, एक आपके एग्जाम में टपकेगा। दिस कैन बी 3 मार्क्स से लेके 7 मार्क तक। दिस इज शॉर्ट 7 मार्क्स, शॉर्ट फिक्स 7 मार्क्स। ये अब तक 2 बार आया, दोनों बार 4 मार्क का आया था। एंड ये तो सर आपका स्टार्टर है सर, मतलब कंसीडरेशन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई तेरे को लिखना ही पड़ेगा, 2 क्लॉज डी आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज अ स्टार्टर। तो अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइंड कंसीडरेशन, नहीं ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं आते। केस स्टडी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा। तो आपको ये 4 क्वेश्चन आना चाहिए फ्रॉम यूनिट नंबर 2। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कहां से? डेफिनेशन से करते हैं। चल, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन, रूल ऑफ लॉ, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। बहुत दर्दनाक। अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो हम लॉजिक की बात करते हैं सिर्फ। यहां पे केस लॉ है, मुझे टाइप करके बताओ कौन सा केस लॉ याद आता है आपको। मेक इट फास्ट। मैं हिंट दे सकता हूं आपको। हमने एग्जाम्पल किया था बाथटब वाला, मैंने क्लास के अंदर बाथटब बनाया था। एनीवन जल्दी करना। ओके, आई हैव 3 मैसेजेस ऑलरेडी। वर्षिता का मैसेज है, तनिष्का का मैसेज है, चिन्ह रमया घंटा, रॉन्ग आंसर। तनिष्का का आंसर राइट है स्टिल काफी हद तक, विच इज राइट आंसर। सर कौन सा केस बता दो एक बार, हम आपको यहां पे बताते हैं लिखकर। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अगेन लाइक आई सेड, आपको अगर रट्टा नहीं मारना, आपको लॉजिक से पढ़ना है तो आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। सर इसके अंदर भी केस लॉ है। सर इसके अंदर कौन सा केस लॉ है? ये था चिन्नया वर्सेस रमया। दिस वॉज चिन्नया वर्सेस रमया। तो डेफिनेशन के 2 सेंटेंस के अंदर 2 केस लॉज हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, विच इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सर आपको जो पैसा देने वाला है, आपको जिसने वादा किया है पैसा देने का, आपको काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको पैसा देने वाला है। अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं करा तो आपको पैसा क्यों देगा? एंड दैट इज व्हाट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। आपके पास सामने अगर बुक खुला हुआ है तो आपको उसके अंदर केस दिख जाएगा। 3rd पेज पे आई गेस केस है, you'll find it on the 3rd case। वर्षिता का 2nd टाइम राइट आंसर आया, और तनिष्का पता नहीं क्या बोल रही है पागल। कैनिल भैया मतलब बुरी वाली वाले, लेफ्ट रो में 4th बेंच पे बैठने वाले गोरे गोरे चश्मे वाले गुज्जू भाई, शायद वही होगा। हाँ, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो दुर्गा प्रसाद जैसे बलदेव, सुपर आसान, ठीक है। आपको जो पैसा देने वाला है आपको काम उसके हिसाब से करना है। आपने अगर उसके हिसाब से काम नहीं करा तो आपको पैसा नहीं देगा। सर ऐसा क्यों? सर जब आपने उसके हिसाब से काम ही नहीं करा, मतलब उसको सामने कुछ कंसीडरेशन ही नहीं मिला, तो वो आपको पैसा क्यों देगा? सर आपने उसके लिए कुछ नहीं करा, वो आपको क्यों पैसा देगा? वेरी सिंपल। नीचे बात करते हैं। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये इकलौता केस है जो मैं आपको ड्रॉ करके सिखा रहा हूं, रिवीजन लेक्चर के अंदर भी ड्रॉ करके सिखा रहा हूं। दिस इज द ओनली केस लॉ, बिकॉज वो डिफिकल्ट माना जाता है। तो मैं कहां ड्रॉ करूं इसको? मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ठीक है। मां, बेटी, मामा, ठीक है, सिंपल। आगे सुनिएगा। मां अपनी बेटी को बोलती है, ब्रो मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगी, नंबर 1, एक शर्त पे। एंड द शर्त इज तुझे तेरे मामा को एन्यूटी पे करना है। 651 रुपीज था, ठीक है, उस जमाने में। आपके लिए फिगर कुछ काम करनी है तो मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगी अगर आप एन्यूटी पे करोगे अपने मामा को, जैसे मामा का घर भी चले। बेटी बोलती ठीक है, अरे इतनी महंगी लाखों की प्रॉपर्टी मिल रही है, खाली एक कुछ छोटा सा अमाउंट मामा को देना है हर साल, दे देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। बेटी ने हाँ बोल दिया, ठीक है सर।
माँ ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बेटी को और बेटी ने अपने मामा को एन्युटी देना स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के बाद ये जो माँ है, इस बेटी की जो माँ है उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही डेथ हो गई, बेटी ने यहां से यहां पैसा देना बंद कर दिया। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। पैसा देना बंद कर दिया। मामा बेटी के पास आया कि ब्रो तूने पैसा देना बंद क्यों कर दिया। बेटी एकदम वैलिड आंसर देती है। बेटी बोलती है देखो मामा, कंसिडरेशन इज ऑलवेज टू वेज। मेरे एंड से आपको कुछ आएगा, आपके एंड से मेरे को कुछ आएगा। मेरे एंड से आपको पैसा आ रहा है एन्युटी, आपके एंड से मुझे क्या आ रहा है, घंटा। तो जब मुझे आपके एंड से कुछ आ ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं बाउंड हुई नहीं आपको ये एन्युटी देने के लिए। मतलब बेटी ने मना कर दिया। ठीक है, जैसे ही बेटी ने मना करा, हमारे मामा गए कोर्ट। मामा गए कोर्ट इज माय नंबर 4 पॉइंट। अब कोर्ट में डिस्कशन डिबेट हो रहा है, जहां पे कोर्ट ऐसा जजमेंट देता है कि देखो ऐसा है, आपको मामा से कुछ मिले ये जरूरी नहीं है। आपको जो यहां पे मां से मिल गया ना, दैट इज सफिशिएंट कि आप मामा को पैसा देते रहो। आपको मामा से डायरेक्टली कुछ मिले, इट इज नॉट नेसेसरी। कंसीडरेशन मे फ्लो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, या देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन। आपको इतना डिफिकल्ट समझ में नहीं आता तो आप सिंपल भाषा में समझो। क्लासेस का पैसा आपके मां बाप ने दिया है, पढ़ आप रहे हो, तो कंसेशन हमको फ्लो हुआ है आपके पेरेंट्स से, बदले में हम पेरेंट्स को कुछ नहीं दे रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहां से जो पैसा आपके पेरेंट्स से आया, दैट इज सफिशिएंट कि हम आपको पढ़ाएं। आपसे मुझे कुछ मिलना इज नॉट नेसेसरी। जो आपके पेरेंट्स से मिला दैट इज सफिशिएंट। और यही तो बोलता है सर चिन्हया वर्सेस रमैया। इट इज सो 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 सिंपल। आपको लॉजिक पता है, इट इज वेरी सिंपल। तो वहां जो लिखा हुआ है ना ये वाला पार्ट, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये रहा। तो दिस शुड नाउ बी इजी कि एक साथ बदले में कुछ मिला आपको सामने वाले से या किसी और से, दोनों वैलिड है, बोथ आर वैलिड। ठीक है, ओके। लास्ट में तो वैसे ही बहुत बकवास है सर, विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कुछ कर दिया, कुछ करने को बोल रहे हैं या कुछ करेंगे, तीनों चलता है। कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों चलता है सर। ठीक है, दिस इज पूरा मिला के योर सेक्शन 2 क्लॉज डी। सच एन एक्ट एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मैं 2 मिनट वेट करता हूं, देख लो एक बार। मैं वेट करता हूं 1-2 मिनट, आई विल वेट। ठीक है, 1-2 मिनट आई विल वेट। 2 क्लॉज डी आपको याद करना है। समझाता मैं आपको ऑलरेडी चुका हूं 3-4 बार, क्लास में भी 3-4 बार समझा दिया। बट व्हाट मैटर्स इज क्या इसको आप लिख सकते हो, और लिख तब सकते हो जब आपको याद हो। मैसेज है, तब तक मैं मैसेज पढ़ता हूँ। 7-8 मैसेज है मेरे पास ऑलरेडी। कैनिल भैया बोलते हैं हाँ, रूही दीदी बोलती है चिन्हया रमैया ओके, फिर तनिष्का बोलती है चिन्हया केस लॉ, और कौन क्या बोलता है, मनीता बोलती है जो सर माँ की हो जाती है मौत, बेटी दिखाती है औकात, हाँ वही वही वही, जो प्रॉपर्टी मिला है वही कंसीडरेशन है, माशाल्लाह। ओके, वेटिंग। याद करना है आपको, याद। ठीक है, लॉजिक पता है तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। लॉजिक नहीं पता तो फिर रट्टा मारना पड़ता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing, such an act or abstinence of promise is called consideration for the promise. Waiting. आगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कंस्ट्रक्शन नहीं है काम का, हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ, बट फिर भी एक बार रीड कर रहे हैं सर। स्टार्टिंग यहां से, मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, हमने अभी भी ऊपर केस भी लिखा, दुर्गा प्रसाद वाला। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने डिस्कस करा। प्रॉमिस एनी पर्सन, चिन्हया वर्सेस रमैया वाला केस, ये हमको डिस्कस करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख मेरे इंपॉर्टेंट के अंदर दूसरा क्वेश्चन था,
कहाँ लिखा साला मैंने इंपॉर्टेंट, माँ कसम गायब हो गया। अबे साले किधर गया, कहीं तो था, गया, ये रहा, छोटू सा लिखा हुआ है, ये देख मेरे इंपॉर्टेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, काम का करें इसको डिस्कस हम, 1 मिनट दो मुझे। फिर ऑब्वियस पॉइंट्स देखिए, केसो भी दिखा मुझे, ठीक है, मैंने आपके इस नोट्स के अंदर ही सारे केसो लिखे हुए हैं, आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आपको चाहिए तो फास्ट रिवीजन के लिए काम आएगा, 140 पेज का है, जो लोग बाद में ज्वाइन करें उसको बता रहा हूं। हाँ, नॉट बी अनलॉफुल इमोरल अपोजिशन पॉलिसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर देन प्रोमिसेस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जो आपको ऑलरेडी काम करना है उसी के लिए आप और पैसा नहीं ले सकते, लॉयर वाला एग्जांपल जो हमने क्लास में किया था। एंड काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल नॉट इल्यूजरी, ठीक है। हमको घूम फिर के डिस्कस करना है ये वाला पॉइंट, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, शायद ही हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा, बिकॉज इसके लिए मुझे चाहिए 1 घंटा, सूट बाय थर्ड पार्टी और ये, क्योंकि मैं पूरा ड्रॉ करके समझाऊंगा वापस, बिकॉज 7 मार्क्स मैटर अ लॉट, तो ये हम शायद कल करेंगे, पर अभी मैं ये तो डिस्कस कर ही रहा हूं, मतलब 4 में से मैं आपको 2 टॉपिक तो अभी करवा ही रहा हूं एग्जाम वाले, फिर हम क्लास को आज जल्दी एंड कर देंगे, ठीक है। यहां पे स्टार्ट करते हैं, हमने जो क्लास में एग्जाम्पल लिया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मां कसम से क्या खुला हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट खुला हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट। एक आदमी जो मर गया, उसकी एक्स वाइफ बोलती है मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से पैसा चाहिए, बोलो कहां जा रहा है विमेन एम्पावरमेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, हम आगे बढ़ते हैं, चलता रहेगा विमेन एम्पावरमेंट, हम आगे बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हम सोनम कपूर की बात कर रहे थे, सोनम कपूर चार्ज्ड फॉर भाग मिल्खा भाग, आजा यार, गूगल सर्च ही नहीं कर रहा, ये रहा सर रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोनम कपूर चार्ज्ड ओनली ₹11 फॉर हर रोल इन द मूवी भाग मिल्खा भाग। अब समझ में आपको ये आना चाहिए रियल है, ठीक है, कि सर अगर हम इसको पढ़ रहे हैं नॉट बीइंग अ सीए स्टूडेंट, तो हमें क्या लगेगा कि यार 11 रुपए भी क्यों लिया, इससे तो मत ही लेते, लॉ में क्या बोलते हैं ऐसा नहीं। अगर सपोज रुपए इन्वॉल्व नहीं होते और सोनम कपूर बीच मूवी में बोलती कि भाई मैं कल से नहीं आऊंगी, आप कुछ नहीं कर सकते सर, क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो आप सू नहीं कर सकते। सो द प्रॉब्लम इज सर कंसिडरेशन इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का भी ये नहीं बोलता कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, लॉ सिर्फ इतना बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, तो यहां पे कंसिडरेशन है 11 रुपए है, ऑब्वियसली सोनम कपूर को भी 11 रुपए से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ जाने नहीं वाला, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में है सर, क्यों, कल अगर सोनम दीदी नहीं आती शूटिंग करने के लिए तो हम उसको लीगली कोर्ट के अंदर सू कर सकते हैं सर, क्यों, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों है, बिकॉज कंसिडरेशन है। हाँ वो ऑब्वियस पॉइंट है कि सर इसमें फिर कोई कोवर्जन वोर्जन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्री कंसेंट वाला, हाँ तो इट इज एनफोर्सिबल, ठीक है। और ये लिखा है आपके इस वाले पॉइंट के अंदर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। आई थिंक हम एग्जैक्ट कितना 1 घंटा भी बढ़ा, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। नेट 5:44 को स्टार्ट हुआ लेक्चर, थोड़ा लेट बिकॉज ऑफ जूम का इशू आ रहा था, अभी 6:44 हो रहा है, 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर हमने 1.5 यूनिट खत्म कर दिया, 1.5 यूनिट, ठीक है। लेट मी नो आपको यहां तक समझा है तो, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली ऑब्वियसली। हाँ तनिष्का ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, गूगल हिस्ट्री में तो अजीब सही है। हाँ अभी प्राइवेट में ऐसे नहीं करना बेवड़ो, अभी कॉमन में कर सकते हैं। वी टुक जस्ट 1 आवर, हमने इज्जत से विथ मल्टीपल एग्जांपल्स यूनिट नंबर 1 डिस्कस करा पूरा, यूनिट नंबर 2 के अंदर भी हमने डेफिनेशन और ये वाला टॉपिक डिस्कस किया, बाकी तो हम लिख के करेंगे कल, तो इट विल बी वेरी एफिशिएंट फॉर श्योर, कवरिंग सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। रोहित, अखिलेश, यासीन, गायत्री, अश्मिता, हितेश, मनीता, मैत्री, तनिष्का, रूही एंड वर्षिता का मैसेज मेरे पास, ठीक है। हम लेक्चर जल्दी एंड कर रहे हैं, कल लेक्चर होगा, आई थिंक आपको टाइम टेबल आ गया होगा अभी से, अगर नहीं आया मैं आपको बता देता हूं, 2 से 8 का टाइम टेबल आएगा आपको, पर मैं 2 से 6 ही लूंगा रे, आपको 6 बजे छोड़ दूंगा, ऐसे मुझे प्रेशराइज नहीं करना 6 घंटा लॉ करके, 4 घंटा बहुत हो गया।
तो कल 2 to 6 इट विल बी देयर। आपके जो भी दोस्त हैं उनको आप मैसेज कर देना अभी से कि भाई कल लेक्चर है, लॉ का रिविजन करना है, यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो उनको ज्वाइन करें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए वी आर एंडिंग, ठीक है। शौर्य भाई आपका समझना जरूरी था, बाकी लोग तो मुझसे ही पड़े हुए हैं, आपका समझना वॉज इंपॉर्टेंट। आपका मैसेज पता नहीं शायद आया नहीं आया, मैंने देखा नहीं, मुझे दिखा तो नहीं आपका मैसेज, पर ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं।